हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में जो कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स थे, राइट। एंड कोशिश आज की यही रहेगी कि जैसे कि इकोनॉमी हमारी टेक्निकल है पर टफ बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें बट उससे पहले 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है ना। और एक्चुअली आप नोटिस करना, ये चीज़ें हम प्रीलिम बूस्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। जो लोग आप में से प्रीलिम बूस्टर फॉलो नहीं करता, प्लीज़ इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए करें, ताकि आपकी करंट अफेयर्स के अंदर कोई इशू ना आए। जैसे ये क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिगार्डिंग, ठीक है ना। लखपति दीदी के रिगार्डिंग इसी वीक हमने डिस्कशन किया था, याद होगा आप सभी को, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करना और मुझे नीचे कॉमेंट्स में आंसर बताना कि इसका एक्चुअल में आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। एंड दूसरा क्वेश्चन ये भी 2023 में पूछा गया था विद रिगार्ड्स टू सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, तो इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। वो क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट यूपीआई एटीएम। सर क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो बहुत ही सिंपल तरह से जानने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन है, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया वैभव, ठीक है। अब वैभव की ना आप जिंदगी इमेजिन करो। एक तो है जिंदगी 2023 के अंदर, और लेट्स से आज से 10 साल पहले की जिंदगी, ठीक है। 10 साल पहले पता क्या होता था वैभव की ज़िंदगी के अंदर? इसको लेट्स से अगर ये गया मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर लेट्स से इसको फ्रूट्स खरीदने हैं, कुछ वेजिटेबल्स खरीदनी है, कुछ मिल्क परचेज करना है, कुछ और खाना पीना है, ठीक है ना। लेट्स से इसको बर्गर खाना है, एनीथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए ना इसको अपनी जेब में क्या रखना पड़ता था? इसको जेब में रखने पड़ते थे बहुत सारे पैसे, कैश लेके चलना पड़ता था। पर आज क्या करता है वैभव? आज के टाइम के ऊपर ना वैभव जेब में कैश कैरी नहीं करता। तो सर फिर वो क्या करता है? देखो इसके पास आ चुका है यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसकी मदद से ऊपर जो भी इसके ऐप यूज़ करता है, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी तरह से, भीम वगैरह, उसके माध्यम से अगर इसको कुछ भी आज खाना पीना है, कुछ परचेज करना है, तो सिंपली क्या करता है, वो यहाँ पर उसके सामने होता है एक स्कैनर, ठीक है ना। उस स्कैनर को स्कैन करता है, जितने पैसे उसको पे करने होते हैं अकॉर्डिंगली इसको पे कर देता है। अब इसको कैश कैरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आपने इमेजिन किया, ये वैभव और कोई नहीं, हम सब की कहानी है। पहले आप सब भी ये चीज़ करते होंगे, आज आप यूपीआई की तरफ मुड़ चुके हो। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि कैसे हम यहाँ पर कैशलेस की तरफ मूव कर गए हैं, या फिर रेदर शुड से लेस कैश की तरफ मूव कर गए हैं। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी कदम, हम जानते हैं कि यूपीआई ने ये चीज़ करी ही करी है, लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करा ही है। पर एक चीज़ और नोटिस करो, कई बार ना वैभव को कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? वैभव को जाना पड़ता है एटीएम, ठीक है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन के बारे में जानते होंगे आप, एटीएम जाना पड़ता है। अब एटीएम जाता है तो वहां पर वो क्या देखता है कि इस तरह से उसको कार्ड एक लेके जाना पड़ता है, जो भी आपका कार्ड होगा, लेट्स से आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, किसी भी चीज़ का बैंक का आपका कार्ड है, वो आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो। फिर यहाँ पर होता है कि यहाँ पे इस तरह से पिन डालना होता है, ठीक है। आप अमाउंट वगैरह डालते हो, साथ में पिन डालते हो एक, ठीक है ना। वो पिन डालोगे, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से एटीएम से, यहाँ से नीचे से कैश आपको मिल जाता है। पर एक्चुअल में क्या है ना, एक तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये है कि वैभव को क्या करना पड़ रहा है? एटीएम कार्ड लेके जाना पड़ रहा है, वो नहीं चाहता एटीएम कार्ड को हर जगह कैरी करे। चलो ठीक है, ऊपर से दिक्कत आती है एक कार्ड स्किमिंग की। सर ये क्या चीज़ होती है कार्ड स्किमिंग की जो आप बात कर रहे हो? देखो समझना इस चीज़ को, कार्ड स्किमिंग को। पिछले कुछ समय के अंदर ना हमें कुछ, मैं स्किमिंग वर्ड यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, SKIMIMMING, ठीक है। ये होता है कार्ड स्कीमिंग। क्या मतलब है सर इस चीज़ का? देखो पिछले कुछ टाइम के अंदर ना बहुत सारे हमें इश्यूज देखने को मिले, कुछ फ्रॉड्स वगैरह देखने को मिले हैं एटीएम्स के ऊपर या पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर। सर वो कैसे? देखो जैसे ये ऊपर वाली इमेज देखो, ये वाला, आपको लगेगा ना कि आप शायद यहाँ पर अपना पिन डाल रहे हो, पर यहाँ पर ना किसी चोर ने या फिर किसी जो फ्रॉड करने वाले ने क्या कर दिया, इसके ऊपर इस तरह की एक और डब्बा लगा दिया। आपको लग रहा है आप एटीएम के अंदर पैसे मतलब अमाउंट या रेदर शुड से पिन डाल रहे हो, पर एक्चुअल में आप डाल रहे हो इसके ऊपर, ये ऊपर वाली परत के ऊपर। ये वाले का जो कहीं ना कहीं कोड होगा, वो आपके जो फ्रॉड है उस वाले को पता होगा, तो वो आपका पिन चोरी कर सकता है इस तरह से। अच्छा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। उसी तरह से ये नीचे वाली इमेज देखो, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इसके आगे लगा दिया जाएगा। तो वो कार्ड को एक्चुअल में रीड कौन कर रहा होगा? कोई फ्रॉड वाला बंदा रीड कर रहा होगा। तो इस तरह से पिन को, कार्ड नंबर को, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इनके थ्रू यहाँ पे निकाली जा सकती है। तो इसी को बोलते हैं एटीएम स्किमिंग बोल दो या कार्ड स्किमिंग बोल दो, जो भी आप कहना चाहो। तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील करी जा रही है। तो वैभव को ये भी डर लग गया। पहला तो डर था ही कि भैया मैं एटीएम कार्ड क्यों कैरी करूं, मुझे नहीं करना एटीएम कार्ड कैरी, मैं बिना एटीएम के जाके आराम से जाके
करूँ ट्रांजेक्शन, जिसको बोलते हैं कार्डलेस ट्रांजेक्शन करूँ, वो चाहता था एक तो वैभव, प्लस साथ ही साथ इसको थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह का भी डर था। तो वैभव की दिक्कतें बहुत है। अब जहाँ दिक्कतें होती हैं वहाँ पे सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ सॉल्यूशन आया है हमारी फिनटेक की फॉर्म के अंदर। फिनटेक का मतलब क्या होता है? फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। सर इसका मतलब क्या? अरे यार, जहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी फाइनेंस को हेल्प कर रही है, आप लोग कुछ भी यूज करते हो ना, कोई भी ऐप यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप फोन पे यूज करते हो, बिल्कुल करते हैं। तो क्या फोन पे टेक्नोलॉजी नहीं है? बिल्कुल। और वो फाइनेंस को इम्पैक्ट भी कर रही है, कहीं ना कहीं फाइनेंस को बेहतर कर रही है। आप पैसे पे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो फोन पे, गूगल पे, इस तरह की जो एप्स है, आपका पेटीएम हो गया। आपको शेयर वगैरह खरीदने होते हैं, तो क्या शेयर कैसे खरीदते हो? आप जीरोधा के माध्यम से खरीद सकते हो, एक सेकंड रुको। और साथ ही साथ जो आपका पेटीएम मनी हो गया, इनके थ्रू खरीद सकते हो। इस तरह की चीज़ों से आप आराम से ये चीज़ खरीद सकते हो। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है जो फाइनेंस के अंदर हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है। क्या हुई है कि जो इस तरह की दिक्कतें आ रही थी ना, उनको ठीक करने के लिए हमारे पास आ चुका है इंडिया का सबसे पहला यूपीआई एटीएम। सर यूपीआई तो समझते हैं हम, एटीएम भी समझते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। हाँ जी बिल्कुल। अब पता क्या होगा? अब आपके हाथ में जैसे ये फोन है, ठीक है, जैसे वैभव के पास सिंपल एक फोन था, ठीक है। वैभव गया एक एटीएम मशीन के पास, ठीक है ना। एटीएम मशीन में जाके उसने जहाँ पे बटन था वो दबाया, और उसके सामने इस तरह से स्कैनर आ गया। जैसे स्कैनर आपका नहीं आता, जैसे आप मिल्क दूध लेने जाओ, वहाँ दुकान को जब पे करते हो, आप दुकान वाले को पे करते हो, तो इस तरह स्कैनर आ जाता है ना। सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। इस तरह से वैभव के सामने आ जाएगा एक स्कैनर। वैभव क्या करेगा? अपने फ़ोन में उस चीज़ को स्कैन करेगा, ठीक है। फिर अपने फ़ोन के अंदर वो पिन डालेगा ना, कि जितने पैसे उसको निकलवाने हैं, अकॉर्डिंगली उसके साथ ही वो पिन डालता है। तो अपने फ़ोन के अंदर पिन डाल रहा है, यहाँ कहीं एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली उसने क्या किया? जो एटीएम मशीन के ऊपर कोड आ रहा था उसको स्कैन किया, फिर पैसे डाले, कितने पैसे निकलवाने हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसने यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर ही पिन डाल दिया। तो फिर एटीएम मशीन से यहाँ से पैसे निकल आएंगे। तो समझे, यहाँ पर बिना कार्ड को यूज किए हुए, कार्ड का कहीं पर भी उपयोग नहीं हुआ, बिना कार्ड को यूज किए हुए, बस आपके फोन के अंदर जो भी ऐप थी, फोन पे, गूगल पे, उसके अंदर आप गए, उससे थ्रू एटीएम मशीन के ऊपर जो कोड आ रहा था उसको स्कैन किया, पैसे डाले, एंड साथ मतलब पैसे जितने अमाउंट आपको निकलवाना है वो डाला, एंड साथ ही साथ आपने पिन कोड डाला, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास इस तरह से कैश निकल आएगा। दिस इज यूपीआई एटीएम। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है। तो क्या सर अब ये इंडिया के हर एटीएम में हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। अभी ना इसका सिर्फ पहला एटीएम ऐसा लॉन्च हुआ है। कहाँ लॉन्च हुआ है? ये मुंबई के अंदर। धीरे धीरे एटीएम आते रहेंगे इस तरह के, जहां पर आप यूपीआई के माध्यम से कर रहे हो। अभी तक नहीं हुआ, अभी 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 एक ही एटीएम ऐसा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये जो एटीएम है ये किसने बनाया है या फिर किसने लॉन्च किया है? तो एक्चुअल में इसको लॉन्च किया गया है बाय हिटाची पेमेंट सर्विसेज। अब आपके दिमाग में फिर से आएगा, सर ये हिटाची क्या है? ये तो कोई मतलब बैंक नहीं है, तो हिटाची ने कैसे इसको लॉन्च कर दिया? देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक तो होते हैं आपके नॉर्मल एटीएम्स, ठीक है, जो आपके कोई भी आपका जैसे एसबीआई का एटीएम हो गया, आपका एचडीएफसी का हो गया, एसबीआई का एटीएम हो गया, ये सारे एटीएम हो गए, ठीक है। पर इसके अलावा ना आपको इस तरह से वाइट लेवल एटीएम देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है हिटाची एटीएम, ये है आपका इंडी कैश एटीएम, एक टाटा प्रोडक्ट एटीएम। ये इनको बोलते हैं वाइट लेवल एटीएम। क्यों वाइट लेवल एटीएम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग जो इंडी कैश हो गया, हिटाची हो गया, ये कोई बैंक थोड़ी है, पर ये काम वैसा ही कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनके एटीएम इनके हैं। तो यहाँ पर पता क्या होता है? एटीएम जो ओन होता है और ऑपरेट कौन करता है? आपकी नॉन बैंकिंग एंटिटीज। इंडी कैश इज अ नॉन बैंक एंटिटी, ये बैंक नहीं है, ठीक है ना। तो जो एटीएम आपके नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं उनको बोलते हैं वाइट लेवल एटीएम। तो बैंक हर हिस्से के अंदर, कंट्री के हर पार्ट के अंदर अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसीलिए नॉन बैंकिंग एंटिटीज वहाँ पे हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक कोई स्पॉन्सर बैंक होता है, इनका कोई स्पॉन्सर बैंक होगा, वो यहाँ पे इनको हेल्प करेगा इसको रन करने के अंदर। पर अदरवाइज रन कौन कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है और ओन कौन कर रहा है? आपकी नॉन बैंकिंग एंटिटी। इन्हीं को क्या बोलते हैं? आपका वाइट लेवल एटीएम बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हिताची ये चीज़ किस तरह से कर रहा है। तो ये तो हमें थोड़ा एक आइडिया हो गया, साथ ही साथ हम प्रोसेस भी समझ गए हैं कि कैसे क्यूआर कोड आएगा उसके सामने, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पे कर पाएंगे। एक आपके दिमाग में ऊपर और क्वेश्चन आएगा कि क्या सर सब लोग कर पाएंगे? सब लोग का मतलब कि जैसे मेरे पास एंड्रॉयड का फ़ोन है, तो क्या मैं कर पाऊंगा, या जिसके पास iOS है वो कर पाएगा? देखो दोनों कर पाएंगे, एंड्रॉयड वाले भी, iOS वाले भी। जो एटीएम है ना, उसको बिल्ड करने के लिए टेक्नोलॉजी है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ओएस जिसके ऊपर बिल्ड हुआ है वो एंड्रॉयड के ऊपर हुआ है। पर यूजर क्या कर पाएंगे? यूजर किसी भी ऐप के ऊपर यूज कर पाएंगे, चाहे एंड्रॉयड का फोन हो
चाहे आपका iOS का फ़ोन हो। अभी पता क्या है, अभी इसको स्टार्ट ही किया गया है, तो अभी तक इसकी ना एक लिमिट रखी गई है। क्या लिमिट है? लिमिट है कि आप 10,000 रुपया ही कर सकते हो पर ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? उससे ज़्यादा पैसा आप नहीं निकलवा सकते। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह से आपकी डेली लिमिट्स वगैरह भी सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। बट आपको बेसिकली एक आइडिया रखना है कि अभी इसको पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया। अभी एक ही एटीएम ऐसा हुआ है, फर्स्ट यूपीआई एटीएम, धीरे-धीरे इसको किया जाएगा। अब एक ना आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा। वो सवाल पता क्या होगा कि सर ऐसी चीज़ें पहले भी तो अवेलेबल थी, पहले भी तो हम बिना कार्ड के हम पैसे निकलवा सकते थे ना? द आंसर इज़ येस, पहले भी निकलवा सकते थे। वहाँ पर पता क्या होता था? अगर आपको बिना कार्ड के निकलवाना होता था, तो आप अपना मोबाइल लेके जाते हो, फिर आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालते हो, कहीं न कहीं जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, वो चेक करता है, फिर आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी वगैरह आता है। तो ये जो प्रोसेस होता था ना, ये अपने आप में बहुत लंबा होता था, ये काफ़ी टाइम लग जाता था। तो लोग इसको जनरली यूज़ ही नहीं करते थे कि बिना कार्ड के अंदर यूज़ करें। अब ये जो यूपीआई वाला एटीएम आ गया है ना, ये तो यूपीआई तो हम सब लोग यूज़ करते ही हैं और हार्डली 10 सेकंड लगते हैं। आप कहीं पर भी पे करते हो, आप देखते हो ना, बस स्कैन किया और आपने पैसे पे हो गए। तो इसी तरह से एटीएम के अंदर भी आप सेम चीज़ करोगे, स्कैन करोगे और वहाँ से कैश आपका विथड्रॉ हो जाएगा आपके एटीएम से। तो ये चीज़ आपको विद रिगार्ड्स टू अपने यूपीआई एटीएम पता होनी चाहिए एंड साथ ही साथ जो आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी व्हाइट लेवल एटीएम, हमने उसको भी रिवाइज़ कर लिया। इसी तरह से ना हम एक रिवीजन ही कर रहे हैं तो ब्राउन लेवल एटीएम भी रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पता क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो ये है आपका एक ब्राउन लेवल एटीएम। क्या मतलब? सर ये तो आईसीआईसीआई ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल, एक्चुअल में क्या होता है ना, ओनरशिप आपके बैंक की ही होती है। पर कई बार ना बैंक को लगता है यार अच्छा पहाड़ों में मान लो उसको अपना एटीएम खोलना है, तो बैंक को लगता है यार इसके ऑपरेशंस वगैरह रन करने मुझे नहीं आते, मेरे लिए रन करने बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या करेगा ना बैंक, इसके कैसे ये रन करेगा ये एटीएम, उसके ऑपरेशंस को आउटसोर्स कर देगा, किसी थर्ड पार्टी को दे देगा कि यहाँ पर मान लो जो गार्ड वगैरह बैठा होगा, वो कौन होगा, कैसे वो आएगा, ठीक है ना? साथ-साथ ट्रक फिलिंग हो गया, ये सारे जो अलग-अलग ऑपरेशन है ना जो रन करने की ज़िम्मेदारी है, वो थर्ड पार्टी को दे देगा। पर ओनरशिप किसकी रहेगी? आपके बैंक की ही रहेगी। ध्यान रखना ब्राउन लेवल एटीएम के अंदर ओनर बैंक ही रहता है, व्हाइट लेवल एटीएम के अंदर आपकी बैंक ओनर नहीं होता, कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी उसको ओन एंड ऑपरेट करती है। आई होप आपको ये फ़र्क भी समझ आ गया होगा। ठीक है सर, ये तो बात अच्छे से क्लियर होगी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है डार्क पैटर्न। नाम सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है डार्क पैटर्न, क्या मतलब है? यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बहुत सारी यहाँ पे न्यूज़ आई है पिछले हफ्ते के अंदर। देखो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को भी। कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी है? करी होगी, ठीक है ना? अब ऑनलाइन शॉपिंग में ना बहुत गड़बड़ियाँ आती हैं। सर जैसे कि कुछ आप एग्ज़ाम्पल बताओगे? बिल्कुल, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमारा फ़ेवरेट पर्सन है वैभव, ठीक है ना? वैभव सोच रहा है कि चलो यार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है? और उसने सोच के गया था कि मैं ना एक जूता खरीदूँगा, ठीक है? एक शूज़ खरीदने हैं उसको। पर पता क्या हुआ? जो ई-कॉमर्स कंपनी है ना, वो बड़ी तेज़ निकली। कैसे तेज़ निकली? इसको बोलते हैं कि नहीं यार तू शूज़ मत खरीद, इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद। तो पता क्या होगा, वैभव को ना साइकोलॉजी इस तरह से इन्होंने ई-कॉमर्स कंपनीज़ ने अपनी रन करी कि वैभव ना खरीदने सिर्फ शूज़ गया था, उसके साथ ही साथ वो बहुत सारी और चीज़ें खरीदनी पड़ी उसको। क्यों खरीदनी पड़ी? क्योंकि कहीं न कहीं ना यहाँ पर जो हमारी ई-कॉमर्स कंपनीज़ है उन्होंने गड़बड़ करी। मैं आपको समझाता हूँ कि गड़बड़ किस तरह से हो सकती है। देखो एक होती है फ़ॉल्स अर्जेंसी। इसका क्या मतलब? देखो कई बार ना आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी खुद विटनेस किया है, अमेज़न वगैरह पे भी ये चीज़ मैंने नोटिस करी हुई है कि ना कई बार आपको दिखाता है आप कोई चीज़ खरीदने लगे हो, आप मतलब सोच रहे हो कि यार इसको खरीदूँ या ना खरीदूँ? अभी आप डिलेमा में हो। वो आपको पता क्या दिखा देगा? वो बोल देगा ओनली 1 प्रोडक्ट लेफ्ट। कभी देखा है ना आपने, ये पक्का नोटिस किया होगा। या फिर ओनली 2 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, या फिर क्या बोल देता है कि कि प्रोडक्ट्स आर सेलिंग फास्ट, काफ़ी तेज़ी से प्रोडक्ट बिक रहे हैं। अगर चाहते हो कि आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाए तो जल्दी से जल्दी इसको खरीद लो, अदरवाइज़ बाकी लोग इसको खरीद देंगे। पर एक्चुअल में ना ये फ़ॉल्स तरीके की अर्जेंसी होती है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में कि सिर्फ़ उनके पास एक ही प्रोडक्ट है। पर आपको ना वो कह रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट बचा है, जल्दी-जल्दी खरीद लो। तो इस चक्कर में ना जो शायद मैं डिलेमा में था, शायद मुझे खरीदना था या मुझे नहीं खरीदना था, मैं उसको खरीद लेता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें गलत है। ये एक आपका डार्क पैटर्न के अंदर आ जाता है। तो ये तो सिर्फ़ एक तरीका हुआ, कुछ और भी तरीके होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कई बार ना आपने देखा होगा बास्केट स्नीकिंग भी होता है कई बार। क्या मतलब इस चीज़ का? देखो आप ना मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है? आप खरीदने वाले थे, जैसे ही आप पेमेंट वगैरह के ऑप्शन वाले पेज पे ऊपर पहुँचे, वहाँ पर वो आपको दिखाएगा कि अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कुछ और चीज़ें ऐड कर दी उसके अंदर, ठीक है ना? उसके साथ ही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज़ इन्होंने ऐड कर दी, ठीक है ना? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज़ नहीं बोलूँगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तो फ्री हो जाएगा, पर अदरवाइज़ उन्होंने और कुछ नई-नई सर्विसेज़ उसके अंदर ऐड कर दी।
कि आपको बोला कि आपने अगर अच्छा ये प्रोडक्ट खरीदना है, ये प्रोडक्ट आप तभी खरीद पाओगे अगर आप इसके साथ एक और प्रोडक्ट खरीदोगे। या फिर जो अमाउंट थी वो पहले कम दिखा रहा था, अब उसने अमाउंट को ज़्यादा दिखा दिया, बीच में लिख दिया कि चैरिटी के लिए कुछ पैसे दे दो, ठीक है ना, कुछ पेमेंट हम उसके लिए लेना चाहते हैं, कुछ पेमेंट कुछ और लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे यूज़र का उसने कोई भी कंसेंट नहीं लिया, उसकी मर्जी नहीं ली, बस उसने पैसे और ऐड कर दिए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बास्केट स्नीकिंग। समझे इस बात को? उसके अलावा कई बार ना जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ है वो कन्फर्म शेमिंग करती हैं। वो आपको बोलती हैं इस तरह की चीज़ें, या ना इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट लेकर आती हैं कि अच्छा आप मोटे हो, मोटे हैं तो आपको कोई भी मदद नहीं करेगा, ठीक है ना? आपको सब लोग बुरी नज़र से देखेंगे। तो इस तरह से ना ऐसे दिखाया जाता है बंदे को कि मैं ही गलत हूँ। कई बार ना देखो स्किन कलर के रिगार्डिंग अलग-अलग चीज़ें गलत चीज़ें बोली जाती हैं कि कई बार बोलते नहीं है कि आपका रंग सांवला है तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो एडवर्टाइज़मेंट है ना ये सही नहीं है, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसे माइंडसेट के ऊपर इंसान के गलत इफेक्ट पड़ता है, तो इसको कन्फर्म शेमिंग यहाँ पर बोलते हैं। इसके अलावा कई बार ना सब्सक्रिप्शन के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं कि मान लो आपने कोई चीज़ खरीद तो ली थी, जिसका सब्सक्रिप्शन ले लिया था, अब आप उसके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना चाहते हो। पर एक्चुअल में क्या है ना, उन्होंने आपसे सब्सक्रिप्शन जब खरीदनी है, मतलब जब आप खरीदना चाहते हो, तो बड़े आराम से आपको सामने सामने दिखता है वेबसाइट के ऊपर कि कहाँ से सब्सक्रिप्शन आपने खरीदनी है। अगर आपने कैंसिल करना है ना, तो कैंसिल कर सकते हो, पर उसके लिए ना आपको ढूंढते ढूंढते आप पागल हो जाओगे कि वेबसाइट के ऊपर मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल करूँ तो कैसे करूँ। तो ये चीज़ छुपाना कस्टमर से कि वेबसाइट पे ऊपर कैसे है, बहुत ही छोटे जगह के ऊपर लिखा होगा, तो ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इसके साथ में कई बार आपको एड्स वगैरह दिखाई जाती हैं। एड्स दिखाई जाती हैं, आप ना कोशिश करते हो ढूँढने की, यार कहाँ पर मैं क्रॉस का बटन देखूँ और इस एड को बंद कर दूँ। पर एक्चुअली में क्रॉस का बटन आपको कई बार मिलता ही नहीं है, इतना छोटा होता है या फिर उसको छुपाया दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें करना, ये सारे के सारे किस चीज़ के अंदर आते हैं? ये सारे के सारे आपके यहाँ पर डार्क पैटर्न्स का ही पार्ट है। ठीक है ना? कई बार आपको एडवर्टाइज़मेंट कुछ बहुत ही मिसलीडिंग होती है, ठीक है ना? कई बार एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली नहीं दी जाती, ठीक है ना? कई बार आपको डिलीवरी चार्जेज़ इतने ज़्यादा लगा दिए जाते हैं, कई बार आपको बोला जाता है कि चार्जेज़ आपको इतने पे करने हैं कि आपको, और बाद में जब आप उसको परचेज़ कर लेते हो, फिर उसके बाद कुछ एडिशनल चार्जेज़ वगैरह, एडिशनल अमाउंट वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये सब तरीके और कुछ नहीं, ये सब को ही हम डार्क पैटर्न बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट? आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अभी पता क्या हुआ है? अभी हुआ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना कुछ गाइडलाइंस लेकर आई गई हैं। ये डार्क पैटर्न्स ये नहीं होने चाहिए। जो इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो ना, यूज़र्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो चाहे आप बात कर लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूनाइटेड किंगडम की बात कर लो, यहाँ पर इनके पास ऑलरेडी लॉज़ हैं। इन्होंने लेजिस्लेशंस ये लेकर आ चुके हैं कि कैसे डार्क पैटर्न्स को इनको रोकना है। कंपनीज़ को भी ना बोला जा रहा है कि आप ये चीज़ करें, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जिन कंपनीज़ इन्वॉल्व हो रही थी आपके डार्क पैटर्न्स के अंदर, उनके ऊपर यहाँ पे भारी जुर्माने भी लगाए गए हैं। तो इंडिया भी ये चीज़ चाहता है कि हम भी ये चीज़ करें, और जो इस तरह के इश्यूज़ हमारे यहाँ पे फेस करने को मिल रहे हैं ना, इनको भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए। एक्चुअल में अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे ना, तो हमारे यहाँ पे ना जो कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है? आप सभी जानते होंगे कोपरा, कोपरा करके इसको बोल सकते हैं। कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का। उसके अंदर भी हमने ये बोला हुआ है कि जो इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको यहाँ पर हमें रोकना चाहिए। हमें इनके रिगार्डिंग वर्क करना चाहिए ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, वो इस धोखाधड़ी के अंदर ना फँसें। गेटिंग द पॉइंट? तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उसके द्वारा इस तरह की गाइडलाइंस लेकर आ गई हैं कि ये सारे डार्क पैटर्न से हमें यहाँ पे इनको रोकना है। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने सुझाव मांगे हैं। तो आई होप आपको इसका मीनिंग पता लग गया होगा, कौन मिनिस्ट्री लेकर आई है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। एंड साथ साथ कौन सा एक्ट यहाँ पे इस चीज़ को करता है, कंज्यूमर्स के हमारे जो कंज्यूमर्स की हमारी बेनिफिट के लिए कौन सा एक्ट है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का। आई होप डार्क पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है सर, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है? इसके रिगार्डिंग न्यूज़ ये है कि आप नोटिस करोगे कि 1.8 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसा जो है वो हमने रिकवर कर लिया है अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट इन द 4 ईयर्स। ऐसा यहाँ पे हमारी सरकार के द्वारा बताया गया है। तो थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। देखो जैसे आप जानते होंगे, ठीक है ना, कुछ हमारे ना भगवाड़े हमने जिनको हम बोलते हैं, विजय माल्या को आप जानते होंगे, आप जानते होंगे नीरव मोदी को, ठीक है ना, आप जानते होंगे मेहुल चौकसी को, ठीक है ना? जी सर, इनके बारे में हमने बिल्कुल नाम सुना हुआ है। तो एक्चुअल में होता कहता क्या है, ये वो लोग हैं जो ना देश छोड़कर भाग चुके हैं, हू हैव लेफ्ट द कंट्री,
ठीक है, क्यों भाग चुके हैं देश छोड़ के? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये देश के अंदर ही रहेंगे ना, इंडिया के अंदर ही रहेंगे, तो इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा, ठीक है ना। और ये ऊपर से मना भी कर रहे हैं कि हम देश में वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये जो एक्ट है ना, हमने एक एक्ट लेकर आए थे, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। इसके अंदर हमने क्या किया कि इस तरह के जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, उनकी हम प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर पाए, इसके लिए हम यहाँ पर ये एक एक्ट लेकर आए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे भगौड़े होंगे जिन्होंने थोड़ा, मान लो किसी ने, मान लो 5 लाख का ही किसी ने कुछ घपला कर दिया, वो भी हो सकता है देश छोड़ के भागा हो गया हो, क्या उसके ऊपर भी हम ये एक्ट लगा देंगे? द आंसर इज नो। एक्चुअल में ना यहाँ पर हमने एक नंबर सेट किया हुआ है कि अगर जो इन्होंने क्राइम किया है उसकी जो मतलब वैल्यू है, जो ऑफेंस किया हुआ है उसकी अगर वैल्यू 100 करोड़ कम से कम होनी चाहिए, 100 करोड़ से ज्यादा का ऑफेंस करते हैं ना, उनके ऊपर ही हम यहाँ पे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर उनको बोलेंगे, उससे नीचे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। कोई पर्सन मान लो 1 लाख रुपए का कुछ गड़बड़ को डाला करके भाग गया, तो भैया उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं बोलते। इकोनॉमिक ऑफेंडर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर किसको बोलेंगे? जिसने 100 करोड़ का कम से कम यहाँ पे ऑफेंस किया गया हो। तो ध्यान रखना, इसके अंदर अलग अलग ऑफेंसेज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक डिसऑनर होना, ठीक है ना, आपका मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आपका कहीं ना कहीं जो आपका कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे आपने क्रेडिटर्स को, जिनसे आपने उधार लिया है, उनको डिफ्रॉड किया है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की जो स्टैम्प्स है, गवर्नमेंट की करेंसीज है, उनको जाली आपने बनाने की कोशिश करी है, ये सारे हमें यहाँ पे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। ये वैल्यू बिल्कुल ध्यान रखना, 100 करोड़ इज द मिनिमम अमाउंट जो यहाँ पर होनी ही होनी चाहिए। अब होता पता क्या है, जैसे मान लो कुछ एप्लीकेशन आई, और यहाँ पर एक्चुअली एप्लीकेशन के लिए हमारे पास बने हुए हैं क्या, स्पेशल कोर्ट हमने बना रखे हैं। अब ये जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं कौन से एक्ट के अंदर अंदर, वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये भी एक्ट आपको ध्यान में रखोगे का, जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना 2002 का, उसके अंदर जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं किसी इंडिविजुअल को एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जो इंडिया में मैंने बताया ना, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इस तरह के लोगों को किया गया है। तो इंडिया में लगभग 10 लोग हैं करंटली जिनके ऊपर आपको, मतलब जिनको हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको थोड़ा इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो इससे पता क्या होता है, आपकी जो अथॉरिटीज होती हैं उनके पास एक पावर आ चुकी है। किस चीज़ की पावर? कि यहाँ पर ना आप उनके एसेट्स को, जो भी उनकी ज़मीन है या जो भी इस तरह के उनके एसेट्स होंगे, उनको आप कॉन्फिस्केट कर पाओ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर स्पेशल कोर्ट के जो भी ऑर्डर आते हैं उनके अगेंस्ट किसी को अपील करना होता है, तो वो अपील किसके आगे जाती है? वो अपील जाती है हाई कोर्ट के आगे। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ आप और ध्यान में रखो कि यहाँ पर कौन सी हमारी जो कौन सी एजेंसी है जो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को डील करती है। तो ध्यान रखना वो कौन सी है हमारी एजेंसी, वो है आपकी ईडी। ईडी के बारे में तो सब जानते हैं, ईडी इज व्हाट? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है ना। तो ईडी है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह के इवन जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की मैं बात कर रहा था ना, उसके अंडर जो ऑफेंसेस आते हैं उनको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट वगैरह कौन करता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। थोड़ा सा अगर मैं आपको ईडी के बारे में बताऊं, तो ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कौन सी मिनिस्ट्री बताई मैंने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो इन सभी चीज़ों के साथ डील करता है। तो अभी क्या न्यूज़ थी? अभी न्यूज़ ये थी कि इतने, मतलब कितना नंबर बताया था, 1.8 था आई थिंक, 1.8 बिलियन यूएस डॉलर के एसेट हमने रिकवर कर लिए हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट इन द 4 ईयर्स। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट वीक मैंने ना आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। जैसे एक क्वेश्चन दिया था बीटा के बारे में, कि बीटा फाइनेंस के टर्म्स के अंदर आखिर होता क्या है। देखो एक्चुअली आप समझने की कोशिश करो, जैसे आपकी स्टॉक मार्केट है वो ऊपर नीचे जाती है, बिल्कुल सर। अब स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे गई, पर लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर शेयर की बात करूं, जैसे मान लो रिलायंस के शेयर की बात करूं, या फिर लेट्स से कोई भी इस तरह की, मान लो पेटीएम की शेयर की बात करूं, तो वो शेयर कितना ऊपर नीचे गया ये भी तो हमें देखना जरूरी है ना। एक्चुअल में क्या है ना, हमें अपने शेयर की वॉलेटिलिटी को देखना होता है। तो अगर मान लो स्टॉक मार्केट गई लेट्स से 10% ऊपर, पर मेरा शेयर लेट्स से जाता है 20% ऊपर, तो ये पता क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि मेरा शेयर ज़्यादा वोलेटाइल है। स्टॉक मार्केट 10% ऊपर जा रही है, पर मेरा शेयर जा रहा है 20% ऊपर। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँगा कि जो मेरा बीटा होगा ना, वो बीटा होगा 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि जब 1 यूनिट मूव किया या 10% ये मूव किया, उसका डबल यहाँ पे हमारे
जो हमारा पर्टिकुलर स्टॉक था वो ज़्यादा उससे मूव किया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जिस कंपनी का बीटा ज़्यादा होता है, जिसका बीटा ग्रेटर देन 1 होता है, हम बोलते हैं कि ज़्यादा वोलेटाइल है। कल को ये मार्केट जब नीचे आएगी तो ये भी बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, ठीक है ना? और अगर मान लो कि कंपनी है जिसका मान लो मैं बीटा बोलता हूँ कि बीटा 1 से कम है, इसका मतलब है वो कम वोलेटाइल है, इट इज़ लेस वोलेटाइल। कि अगर मार्केट ऊपर भी जा रही है ना, मान लो 10% ऊपर गई, पर ये वाला शेयर सिर्फ 5% ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी कम है, उतना ऊपर नीचे ये नहीं जा रहा, ये धीरे-धीरे उसी लाइन के आस-पास बना हुआ है। और जिनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जिनका बीटा ज़्यादा होता है, वो अचानक से ऊपर जाते हैं, अचानक से नीचे आते हैं। समझे इस बात को? तो ये बात आपको बीटा के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, बीटा और कुछ नहीं, आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने बताया ना 1 से छोटी या 1 से बड़ी, जो क्या मेज़र करती है? जो मेज़र करती है आपके फ्लक्चुएशन। किस चीज़ के फ्लक्चुएशन? एक स्टॉक के, ताकि वो उसको मेज़र कर पाएँ कि बाकी जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर बदलाव आया, उसके साथ कैसे चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ योर बीटा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था, यहाँ कह रहा है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ है, उनको रेगुलेट करता है आपका आरबीआई। यहीं पर ये स्टेटमेंट देखो गलत हो जाती है। आरबीआई नहीं, आपका जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है ना, सेबी, वो यहाँ पे रेगुलेट करता है। और एक्चुअली में बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है कि इकरा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कि अपने आप में रेटिंग एजेंसी है, ब्रिक वाटर रेटिंग, इंडियन क्रेडिट रेटिंग है, ये बात भी ठीक है। पहला गलत था, दूसरा तीसरा ठीक है, तो ऑप्शन बी 2 एंड 3 हो जाएगा। बहुत बार हमने मूडीज़ के बारे में, ठीक है ना, एस&पी के बारे में, फिच के बारे में कई बार हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आई होप जो हमारे इनिशिएटिव है ना, कि कहीं न कहीं इकोनॉमी टेक्निकल है पर टफ नहीं, इसको आप हर वीक रिवाइज़ करते भी जा रहे होंगे और बहुत ईज़ी टर्म्स के अंदर हमने इकोनॉमी को समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। नेक्स्ट वीक मैं आपसे फिर मिलूँगा। गुड बाय एंड गुड लक।